हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू नावरिया, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। हमने अपने पिछले व्याख्यान में शुरू किया था सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया, जिसमें हमने सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया क्या होती है और इसके विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें हमने देखा था कि ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा सामाजिक अनुसंधान के 5 चरणों और पी.वी. यंग के द्वारा 4 चरणों और जॉर्ज लुंडबर्ग के द्वारा भी 4 चरणों पर चर्चा की गई थी। आज हम देखते हैं इन सब के संकलित रूप को समझने का हम प्रयास करेंगे। इसमें सभी को मिलाकर एक साथ 12 चरणों को सम्मिलित किया गया है और इन 12 चरणों के माध्यम से संपूर्ण सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया चरण बाई चरण, एक चरण से लेकर लगातार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से होते हुए 12वें चरण तक अंत में प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो आज हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के प्रथम चरण समस्या या विषय का चुनाव पर चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उस विषय या समस्या का चुनाव करना जिस पर कि अनुसंधान कार्य किया जाना है। और कोई भी अनुसंधान या अध्ययन कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया जा सकता जब तक कि उस विषय या समस्या का चुनाव नहीं कर लिया जाए जिसके बारे में आप अनुसंधान कार्य करने का सोच रहे हैं। अब जिस विषय पर अनुसंधान कार्य करना है वो विषय कोई भी ऐसा विचार या कल्पना हमारे शोध का विषय नहीं हो सकती जो आपके मस्तिष्क में आए, या हम कहें कि मस्तिष्क में आए हुए किसी भी विचार या कल्पना को शोध के रूप में हम नहीं ले सकते, क्योंकि अनुसंधान के लिए विषय का चुनाव करते समय हमें ये देखना होता है कि विषय से संबंधित आवश्यक तथ्य उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं, उस विषय का अध्ययन करने से संबंधित वैज्ञानिक प्रविधियां उपलब्ध हैं कि नहीं, उस विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जा सकेगा या नहीं, और उस विषय से संबंधित शोध कार्य की सीमितता को भी ध्यान में रखते हुए ये देखा जाता है कि उससे संबंधित निष्कर्ष या नियमों का प्रतिपादन जो किया जाना है वो उनकी उपयोगिता कितनी होगी और उस अनुसंधान कार्य में कितना समय, कितना धन और कितने साधनों का अपव्यय होता है। तो किसी भी विषय का या शोध समस्या का चुनाव करते समय हमें सिर्फ किसी भी विचार पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि उस विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों को भी समझना चाहिए। इसीलिए श्रीमती पी.वी. यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में विषय या समस्या का चुनाव करने के लिए कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देने के लिए कहा है, जिसमें फर्स्ट है, विषय ऐसा होना चाहिए कि उसको समझने की शोधकर्ता योग्यता रखता हो और उससे संबंधित शोध कार्य एक निश्चित अवधि में पूरा किया जा सके। अर्थात अध्ययनकर्ता द्वारा इस प्रकार का विषय लिया जाना चाहिए कि वो उस विषय के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, उस विषय को वो अच्छे से समझता हो और उस विषय से संबंधित कार्य वो एक निश्चित अवधि में पूरा कर सके। ये नहीं कि हम अनिश्चित काल के लिए बहुत लंबा समय तय कर लें और अध्ययन के लिए उसका चुनाव करें। तो एक बहुत ज़्यादा लंबी अवधि के लिए भी अगर शोध कार्य या शोध समस्या का चुनाव किया जाता है तो वो उसमें त्रुटियां उपस्थित होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें
ऐसा विषय चुनना चाहिए जो शोधकर्ता के समझ के अंदर हो और वो उससे संबंधित शोध कार्य एक निश्चित अवधि में पूरा कर सके। दूसरा है, अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित यदि कोई अन्य अनुसंधान उपलब्ध नहीं है तो विषय का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। अर्थात हमने जो शोध विषय या समस्या ली है, अगर उससे संबंधित कोई शोध अब तक नहीं हुआ है या उससे संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो हमें उस विषय को बहुत अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए उसकी व्यापकता में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित रहकर उसका अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि वैज्ञानिक तथ्य संकलित किए जा सके। तीसरा, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उपलब्ध प्रविधियों की सहायता से विषय का अध्ययन या शोध कार्य किया जा सकता है या नहीं। अर्थात हमने जो विषय या समस्या का चुनाव किया है, हमें ये देखना चाहिए कि उस विषय से संबंधित जो जानकारियाँ हमें एकत्रित करनी है, जो तथ्य संकलित करने हैं, उनको एकत्रित करने के लिए वो प्रविधियाँ जो हमारे पास है उनका प्रयोग उसमें किया जा सकता है या नहीं। या हम कहें कि हमारे पास जो उपलब्ध प्रविधियाँ हैं उनके द्वारा तथ्य संकलित किया जा सके, ऐसे ही विषयों या समस्या को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने ऐसा विषय चुन लिया जिससे संबंधित तथ्य संकलित करने की हमारे पास विधि ही नहीं है, तो हम अपने उस कार्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो प्रविधियाँ उपलब्ध है उसको ध्यान में रखते ही विषय का चुनाव किया जाना चाहिए। फोर्थ है, शोध संबंधी विषय या समस्या के चुनाव से सामाजिक शोध के माध्यम से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे या नहीं। अर्थात ऐसे विषय का चुनाव नहीं करना चाहिए जिसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियां उपलब्ध न हो, जिसके लिए प्रामाणिक तथ्य या वैज्ञानिक तथ्य एकत्रित करना संभव नहीं हो और जिसकी सामाजिक शोध की दृष्टि से कोई उपयोगिता न हो। अर्थात विषय का चुनाव करते समय अनुसंधानकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसने शोध के लिए जो विषय चुना है वो विषय और उससे संबंधित एकत्रित किए जाने वाले जानकारी और तथ्य का समाज में कितनी उपयोगिता है, उसमें जो है कितनी वैज्ञानिकता है। दूसरा आता है हमारा इसमें संबंधित साहित्य का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम विषय का चुनाव कर लेने के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण चरण आता है वो आता है कि उस विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाना। यदि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन किए बिना ही शोध कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तो इसे संपूर्ण शोध कार्य के में दोष आने की संभावना रहती है। अतः प्रारंभ से ही शोध से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लिया जाना चाहिए। अर्थात हमने जो अध्ययन के लिए शोध विषय या समस्या का चुनाव किया है उसके लिए आवश्यक है कि शुरू से ही उससे संबंधित पुस्तकें, प्रलेख, पत्र, प्रतिवेदन या शोध ग्रंथ आदि का अध्ययन कर लिया जाए और इस प्रकार के अध्ययन से शोधकर्ता का कार्य कुछ सरल हो जाता है। अर्थात उसे अध्ययन की विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है और अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों या समस्याओं का भी पता चल जाता है और कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की जानकारी भी मिल जाती है। अर्थात पहले किए गए शोध कार्य को पुनः दोहराने की भूल से भी छुटकारा मिल जाता है कि जो पहले कार्य किया जा चुका है उसे हम दोबारा दोहराएंगे नहीं बल्कि नया परिणाम निकाल कर लाएंगे और शोध कार्य की सही रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलती है। संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेने से
पीवी यंग के अनुसार हमें निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। श्रीमती पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में ये बताया है कि अध्ययनकर्ता द्वारा जो विषय या समस्या का चुनाव किया जाता है तो उस विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कई सारे लाभ शोधकर्ता को अध्ययन में मिलते हैं। जैसे शोधकर्ता को अध्ययन विषय के संबंध में इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह उचित प्रश्न कर सही सूचनाएं एकत्रित कर सकता है, अर्थात उसने जो विषय लिया है उससे संबंधित प्रश्न वो आसानी से बना सकता है। दूसरा, शोध कार्य में उपयोग में आने वाली पद्धतियों और प्रविधियों का उसे ज्ञान हो जाता है कि कौन सी पद्धति और कौन सी प्रविधियों का उसे उपयोग करना है, ये उसे पता चल जाता है। तीसरा है, उस शोध में काम आने वाली अवधारणाओं को समझने और उपकल्पनाओं का निर्माण करने में सहायता मिलती है। चौथा, किसी शोध कार्य को फिर से दोहराने की गलती से बचा जा सकता है, अर्थात शोध कार्य में पहले जो गलती की जा चुकी है, कौन कौन सी गलतियां हुई है, वो हमें संबंधित साहित्य का अध्ययन करने से ही पता चलती है। तो जो हमें पता चल जाता है तो हम कहें कि शोधकर्ता उन गलतियों को दोहराने से बच जाता है और विषय से संबंधित मुख्य पहलुओं पर ही वो ध्यान देता है जिन पर अन्य शोधकर्ताओं ने पूर्व में ध्यान नहीं दिया, और इससे शोध कार्य अधिक व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार आज हमने सामाजिक अनुसंधान के 2 चरणों पर चर्चा की, एक तो समस्या का चुनाव और संबंधित साहित्य का अध्ययन। अगले अध्याय में हम देखेंगे इकाइयों का निर्धारण और प्रकल्पना का निर्माण। धन्यवाद।